हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडी के टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक के लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब एक कंपनी बनती है, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, तो कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है। अब उनको रिक्रूट किया जाता है तो उनकी अलग अलग पोस्ट, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन बनाए जाते हैं, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिससे कि उनके बीच में एक चेन बन जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, किसने किसको रिपोर्ट करना है, एट्सेट्रा। तो उस लेवल्स के बेस पे जो है कि एक लेवल बनते हैं, और ये 3 लेवल बनते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसकी ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है, जो हायर पोस्ट के पर्सनस हैं, जो लीड करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को, वो आते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कहते हैं जिसे शॉर्टकट में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ कहते हैं शॉर्टकट में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ कहते हैं, एट्सेट्रा। ये सारे वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। इनकी कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता। इनको हमेशा क्या करना होता है? पूरे टाइम सोचना होता है, प्लानिंग करनी होती है, थिंक करनी होती है। यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इनको लीड करना होता है। वास्तव में ये वर्क करने की बजाय सोचने पे ज़्यादा, प्लानिंग पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इन्हें जो है बाकी जो लेवल्स हैं उनसे काम निकलवाना है। दूसरा लेवल आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो सारे आते हैं, जस्ट लाइक परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अलावा प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स। तो यानी कि ये सारे अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। इन्हें अपने डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता है, और जो भी टॉप लेवल इनको पॉलिसीज़ बताता है या प्लानिंग करके देता है, वो फिर अपने से नीचे जो लोअर लेवल है उनको इनको इंटरप्रेट करना होता है। तीसरा और सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसे सुपरवाइजरी भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वर्कर से इनका डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट टच होता है, और जो काम है वो इन्होंने ही करना है, इन्होंने ही निकलवाना है। दैट इज़ सुपरवाइजरी। और सुपरिटेंडेंट आते हैं इसके अंदर, फोरमैन आते हैं, सैंक्शन ऑफिसर आते हैं, क्लर्क आते हैं, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा, ये आते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें किसी भी डेजिग्नेशन को पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो डेजिग्नेशन है किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। एक ध्यान रहे, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें नॉन लेवल मैनेजमेंट कहते हैं या फिर प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो मैनेजमेंट एरिया पे पार्ट में नहीं है, उन्हें नॉन मैनेजर लेवल या फिर प्लेटफॉर्म लेवल पे कहते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया पे। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि एग्जाम में फंक्शंस इनके आते हैं। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 1, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। सबसे पहले जो फंक्शंस आता है कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं जिन्हें अचीव करना है। ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, मीडियम टर्म के भी होते हैं और शॉर्ट टर्म के भी होते हैं। सेकेंड फंक्शंस आता है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो ऑब्जेक्टिव्स ऊपर डिसाइड किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को एक टाइम लाइन में, एक टाइम फ्रेम में अचीव किया जा सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो तीसरा इनका फंक्शंस आता है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो भी पर्सन्स जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको एक्टिविटी असाइन करना, उनको ड्यूटी असाइन करना टॉप लेवल का काम है, जिसके बेस पे वो आगे लोअर लेवल को से वर्क जो है निकलवा सकें। तो जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को हैंडल करता है, क्योंकि जो मिडिल लेवल है वो रिपोर्ट किसको करेगा? टॉप लेवल को करेगा।
फोर्थ फंक्शंस आता है असेंबल ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। जो जो टॉप लेवल है उसको रिसोर्सेज अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अरेंज करने होते हैं। जितने भी डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उन सब में फाइनेंस चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को फाइनेंस चाहिए। तो जो टॉप लेवल है वो फाइनेंस स्मूथली अवेलेबल कराता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स असेट्स जो बाय करनी होती है वो फिक्स असेट्स भी जो है वो टॉप लेवल बाय करता है। नेक्स्ट जो फंक्शंस आता है टॉप लेवल का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सारी एक्टिविटी इस तरीके से अरेंज करता है कि जिससे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव कर पाए, और ना केवल सर्वाइव कर पाए, जो अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, उनको ग्रैब करके अचीव कर पाए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो टॉप लेवल में उनका वर्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल है। ये लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है, ये कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है जहाँ पर्सन 9 o'clock ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और 5 o'clock उसकी छुट्टी हो जाएगी। टॉप लेवल को हार्डवर्क भी बहुत करना पड़ता है, उसका रिवार्ड भी इनको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। जितने भी जस्ट लाइक किसी भी कंपनी की आप CEO को देखेंगे, खासकर प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर के कंपनी के, उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, फ्री बंगलो, फ्री ड्राइवर फैसिलिटी, फ्री टेलीफोन फैसिलिटी, देयर आर सो मैनी फैसिलिटी। लेकिन फैसिलिटी के बदले में उतना ही उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करके देना पड़ता है। तो टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं उनको दिन रात काम करना पड़ता है, उनको हमेशा अपने माइंड के लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को थिंक करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइजन विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इनको अपने जो आउटसाइड वर्ल्ड हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट हो गई, कंपटीटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, मीडिया हो गए, उनके साथ लाइजन करना पड़ता है। उनको टाइम टू टाइम अपनी जो कंपनी की ग्रोथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे हर एक कंपनी की अपनी एक AGM होती है, आपने सुना भी होगा AGM क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। हर एक कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स की एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है, जिसमें जो कंपनीज़ की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इन शेयर होल्डर्स के आगे अपनी कंपनी की ग्रोथ को रखती है। तो जितना भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ जो भी लाइजन करना है, यानी कि उसके साथ जो भी इंटरेक्शन होना है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ तक सवाल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस का, मिडिल लेवल का पहला फंक्शन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है, जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, अब वो जो है उनको इंटरप्रेट करना है। किसको इंटरप्रेट करना है? लोअर लेवल को, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क कहाँ से निकलवाना है? लोअर लेवल से निकलवाना है। तो मिडिल लेवल का ये वर्क हो जाता है कि जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं टॉप लेवल के द्वारा, उसको इस तरीके से लोअर लेवल को समझाया जाए जिससे कि लोअर लेवल उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाए और वो वर्क वैसा ही करे जैसा कि टॉप लेवल वाले चाहते हैं, या जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को स्मूथली अचीव किया जा सके। सेकंड फंक्शंस आता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी एक्टिविटी है, क्योंकि जो भी मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, तो उनको अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है, रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ भी डिसाइड करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है। तो ये सारे काम करना पड़ता है मिडिल लेवल को, और हर एक जो डिपार्टमेंट हेड्स है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सारी एक्टिविटी करता है। जहाँ तक सवाल है थर्ड फंक्शंस का, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग और सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर द डिपार्टमेंट, क्योंकि दे आर द डिपार्टमेंट हेड्स, वो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, इसलिए उन्हें अपने डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना होता है, उनको सेलेक्ट करना होता है, उनको अपॉइंट करना होता है, अपॉइंटिंग लेटर देने होते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती है कि किस बेस पे उनको कंपनी में रिक्रूट किया जा रहा है, उन्हें कंपनी के लिए क्या करना होगा, कंपनी उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी, एट्सेट्रा। जहाँ तक सवाल है फोर्थ फंक्शंस का, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ध्यान रहे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो किससे डील कर रहे हैं? वो ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है काफ़ी डायनेमिक होता है। अब इस डायनेमिक नेचर के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप ही देखिए, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं,
इस पर्टिकुलर पीरियड में बोर हो गए हैं क्योंकि आपको स्कूल नहीं जा पा रहे, तो इस वजह से क्या होता है कि माइंड जो है अपसेट सा हो जाता है, तो पर्सन जो है बोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। लेकिन उसको हमेशा एक्टिव रखने के लिए, उसका मोरल बूस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम हमें कोशिश करनी होती है उसको इस तरीके से वर्क करें कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी को प्रोवाइड करें। जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा आपको इस तरीके से बूस्ट करते रहते हैं कि जिससे आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क कर सकें। नंबर 5, कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि मिडिल लेवल के जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जस्ट लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं इनको आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप में एक पूरी यूनिट नहीं है। मान लीजिए इन डिपार्टमेंट्स में कोई भी एक डिपार्टमेंट लैगिंग कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो स्मूथली अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हर एक जो डिपार्टमेंट हेड है, जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, वो आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए, टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो बड़े आसानी से ईजिली इफेक्टिवली अचीव हो सकें। तो मेन मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट का जो वर्क है वो है लोअर लेवल को इंटरप्रेट करना, और लोअर लेवल की जो ग्रीवेंसेस हैं वो टॉप लेवल को देना, ताकि जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बना रह सके। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये बिल्कुल डायरेक्ट लिंक रखता है वर्कर के साथ। तो हमेशा ही जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो इस लोअर लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस एक एक करके। नंबर 1, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका जो काम है कि जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो वर्कर्स हैं वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उन दिक्कतों को जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ताकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको आगे टॉप लेवल को इन्फॉर्म करेगा। अगर मिडिल लेवल के खुद के बस में होगा तो नेचुरल बात है वो इन ग्रीवेंसेस को खुद ही दूर कर देगा, और वर्कर्स की जब ग्रीवेंसेस दूर हो जाएंगे तो वर्कर जो है अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, और जिससे ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा होगा। सेकंड फंक्शंस, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। इनका जो काम है काफ़ी टिपिकल है। किस लिए टिपिकल है? जनरली जो भी सुपरवाइजर्स वगैरह इस लोअर लेवल में आते हैं, अब वर्कर्स जो हैं इन सुपरवाइजर को कहते हैं कि आप तो मैनेजमेंट के हो, तो आप तो हमारा पक्ष तो लोगे नहीं, और जो सुपरवाइज़र हैं तो हमेशा जो सुपरवाइज़र को उन्हीं वर्कर से काम भी लेना है। अब जो जनरली देखा गया है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर है इनके बीच में एक क्लैश रहता है। मैनेजमेंट जो है वो ये मान के चलती है वर्कर जो है वो निकम्मे होते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते, आलकसी होते हैं, इनको तो सिर्फ पेमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए। दूसरी ओर वर्कर को लगता है जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं ये तो ओनर के चमचे हैं, इन्हें तो सिर्फ ओनर की ही ज़रूरतें महसूस होती हैं, उन्हीं का ये फ़ायदा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्लैश होता है। उस क्लैश को दूर करना जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी काम है। वो वर्कर को समझाएं कि जो भी गोल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तो ऑटोमेटिकली सुपीरियर को भी फ़ायदा होगा और सबऑर्डिनेट को फ़ायदा होगा। तो जो भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल के साथ जो इनके रिलेशंस हैं वर्कर्स के, सबऑर्डिनेट्स के, वो अच्छे बने रहें, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन काम है। देखते हैं थर्ड फंक्शंस, लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को वर्कर से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक रहता है, इसलिए इनकी पूरी कोशिश रहती है कि वर्कर की जो है सेफ्टी बनी रहे। जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो काम करने से पहले लिए जाएं, जैसे हेलमेट पहनना, सेफ्टी बेल्ट पहनना, एटसेट्रा। जितने भी काम हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन वाला प्लेस है तो वहाँ पर कोई बीड़ी या सिगरेट नहीं पिए, नो स्मोकिंग जोन बनाया जाए, एटसेट्रा। तो सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। नंबर 4 आता है, दे ट्राई टू मेंटेन द प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो बनी रहे और जो प्रोडक्ट का फ्लो है वो स्मूथ रहे, आउटपुट जो है वो स्मूथ रहे। यानी कि जो
गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन जो है वो एक रेगुलरली स्मूथली होता रहे। ऐसा ना हो कि किसी महीने तो प्रोडक्शन डाउन हो जाए और किसी महीने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत दिक्कत आएगी। जो सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इनका ज़रूरी है कि जो भी मंथली आउटपुट के टारगेट तय किए गए हैं, प्रोडक्शन के टारगेट तय किए गए हैं, वो टाइम पर अचीव हो और सही स्मूथली अचीव हो। नंबर 5 फंक्शन आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर। देखिए, इनके वर्कर से हमेशा डायरेक्टली लिंक रहता है, इनका डायरेक्ट काम रहता है, तो इनकी ड्यूटी हो जाती है कि हमेशा जो वर्कर्स के मोरल को हमेशा बूस्ट रखना, कि हमेशा जो वर्कर्स को तारीफ़ करना, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कई बार उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी अंडरस्टैंड करना, क्योंकि दे आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग जब तक खुद मेंटली नॉर्मल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो हमेशा इनको जो है अपने वर्कर्स को मोरल बूस्ट करते रहना पड़ता है, मॉनेटरी इंसेंटिव देके, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देके, उनकी तारीफ़ करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्योंकि डायरेक्ट लिंक रहता है, इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन की जो आउटपुट की जो क्वालिटी और स्मूथनेस है वो इन पे डिपेंड करती है। इनका ये भी ज़रूरी काम हो जाता है कि वर्कर के बीच में प्रॉपर डिसिप्लिन रहे, और जो भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनकी प्लानिंग है, उनको वर्कर्स को समझाए, और जो वर्कर की ग्रीवेंसेस है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक पहुँचाए। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी मटेरियल का वेस्टेज है वो कम से कम हो और ना के बराबर हो, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मटेरियल की वेस्टेज सबसे ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वर्कर की सैलरी पर भी आएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो ध्यान रहे कि जो मटेरियल की वेस्टेज है वो कम से कम या ना के बराबर हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अब तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो उन पे भी अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आ जाता है। कई बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, कभी मिडिल लेवल के, कभी लोअर लेवल के, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है। और ये सारे फंक्शंस हमने आने वाली यूनिट्स में भी डिस्कस करने हैं काफ़ी डीपली। एक एक करके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शंस आता है प्लानिंग। ये सबसे पहला फंक्शन है और बाकी सब फंक्शंस का बेस है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है थिंक बिफोर हैंड, यानी कि काम करने से पहले सोचना, दैट इज़ प्लानिंग। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, होम टू डू, हाउ टू डू, तो दिस ऑल डिसाइड, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है, ये पहले से डिसाइड करना प्लानिंग है। प्लानिंग जो एक ऐसी प्रोसेस है जो एक गैप को फिलअप करती है। किस चीज़ के गैप को? वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो प्लानिंग के अंदर जो है हमेशा डिसाइड करना पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप लेवल मैनेजर हैं वो हमेशा डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी। काम करने से पहले ही ये सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं। ध्यान रहे, अगर प्लानिंग नहीं है तो आपकी जितने भी फंक्शंस हैं वो यूज़लेस हैं। तो प्लानिंग के बिना कोई वैल्यू नहीं है बाकी के फंक्शंस की। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लानिंग के ऊपर बहुत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। सेकंड फंक्शंस आता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार किया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस का। जो भी प्लानिंग में गोल तय हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स तय हुए हैं, अब उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि डिसाइड किया जाएगा कि कितने यूनिट्स या सब यूनिट्स की ज़रूरत है, कितने डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, उन डिपार्टमेंट्स में कितने पोस्ट या डेजिग्नेशन क्रिएट किए जाएंगे, उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे, क्या अथॉरिटी दी जाएगी एक पोस्ट को, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सब कुछ तय करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तय हो पाता है तभी जो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट होती हैं। तो सेकंड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग है। जो थर्ड फंक्शन है दैट इज़ स्टाफिंग। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन में आपने प्लानिंग की कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब उस करने के लिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं
उनके लिए जो पोस्ट हैं उनकी जिनसे करवाया जाएगा काम, वो आपने सेकंड में डिसाइड किया ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। थर्ड, अभी तक ये सिर्फ आपने पोस्ट क्रिएट किया है, अभी आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है, लेकिन उनको काम करने के लिए पर्सन्स तो चाहिए, ह्यूमन बीइंग तो चाहिए। दैट इज़ कम इन द स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या किया जाता है, पर्सन्स को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती हैं। उसके बाद उनको अपॉइंट करने के बाद जो है उसके साथ कार्डियल रिलेशंस बनाए रखने पड़ते हैं, एक अच्छे गुड रिलेशंस बनाए रखने होते हैं। और एम्प्लॉयज़ की जो ग्रीवेंसेस हैं उसका भी ध्यान रखना होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की शिकायतें हैं उसको टाइम टू टाइम पूरा किया जाए। ध्यान रहे, स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो पर्सन्स की रिक्रूटमेंट है बहुत अच्छे लोगों से करते हो, क्योंकि हो सकता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में कंपटीटर हैं उनके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी लैकलस्टर हैं, या यूँ कह सकते हैं आप आलकसी हैं, या निकम्मे टाइप के हैं, या कामचोर हैं। तो इन दैट केस में क्या होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो दोनों वो हमेशा ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, हालांकि दोनों के फिजिकल रिसोर्सेज इक्वल होते हुए भी जिसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं वो अपने आप को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। फोर्थ फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, अब उनको इंस्ट्रक्शंस देना है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कि उन्हें वास्तव में करना क्या है। दैट इज़ डायरेक्टिंग। उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उन्हें वर्क कैसे करना है, कब करना है इन वर्क को। तो उनकी एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को खाली उनको बताया नहीं जाता है कि उनको ये काम करना है, उस काम को देखा जाता है, सुपरवाइज़ किया जाता है कि क्या वो उस काम को प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, उन्हें अगर मान लीजिए उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशंस किया जाता है। तो सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेटिंग किया जाता है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ को सही डायरेक्शन देने के लिए उनको लीड किया जाता है। तो डायरेक्टिंग के अगर मेन जो चार एक सब कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ द सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप। नंबर फिफ्थ एंड द लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन और द प्रोसेस दैट इज डिसाइड टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कि वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करती है कि प्लान परफॉर्मेंस हमने सोचा क्या था। कि मान लीजिए हमने सोचा था कि 1000 बाइक बननी चाहिए इस महीने, फिर हम चेक करेंगे वास्तव में कितनी बाइक बनी है। तो फर्स्ट प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और फिर देखेंगे क्या ये आपस में मैच होती हैं। अगर मैच नहीं होती तो देन फाइंड आउट द डेविएशन, कि उसके बीच का गैप कितना है। बाइक जो है 1000 से कम बनी या 1000 से ज़्यादा बनी। और फिर उस देन फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द डेविएशन एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। अगर बाइक कम बनी तो क्यों बनी, उसके क्या रीजंस रहे, क्या एम्प्लॉयज़ ने सही ढंग से काम नहीं किया, क्या पावर सही टाइम पे नहीं आई, क्या रॉ मटेरियल सही टाइम पे नहीं मिला, एट्सेट्रा। तो कंट्रोलिंग का जो मेन मकसद है वो मकसद है कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच के गैप को दूर करना। तो ये मेन 5 फंक्शंस हैं। इनको हम एक एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस एग्जांपल को स्कूल के पॉइंट ऑफ से लें और बहुत आसानी से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो डिसाइड करता है कि मुझे एक स्कूल खोलना है। तो उसे क्या सोचना है? तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। उसको ये सोचना है कि मुझे स्कूल खोलना है, कहाँ खोलना है, किस पर्टिकुलर प्लेस पे स्कूल खोलना है, वो स्कूल कहाँ तक के लिए खोलना है, 5th क्लास तक प्राइमरी स्कूल खोलना है, या फिर 8th क्लास तक मिडिल स्कूल खोलना है, या 12th क्लास तक यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना है। अब फिर वो डिसाइड करेगा कि किस बोर्ड से अपने स्कूल को ऑथराइज़ करवाना है, हरियाणा बोर्ड से या CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से। तो ये सब कुछ उसने प्लानिंग करनी है। फिर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना है। बिल्डिंग में कितना किस तरीके से किसको कॉन्ट्रैक्टर को ये काम देना है, यानी कि सब कुछ पेपर वर्क है, वो सब किया जाएगा प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग में पोस्ट तय की जाएगी। सबसे पहले क्या उस स्कूल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे या मैनेजमेंट अपॉइंट की जाएगी, जो कि स्कूल के वर्क को टाइम टू टाइम देखेगी। फिर उससे नीचे कौन सी पोस्ट होगी, क्या प्रिंसिपल होगा। फिर प्रिंसिपल से नीचे पोस्ट क्या होगी, क्या कोऑर्डिनेटर होंगे। और कोऑर्डिनेटर से नीचे पोस्ट क्या होगी, टीचर्स होंगे। और फाइनली एट द लेवल स्टूडेंट्स होंगे। तो यानी कि एक स्ट्रक्चर तय कर दिया। अब टीचर्स को रिपोर्ट किसको करनी है? नेचुरली कोऑर्डिनेटर को करनी है। कोऑर्डिनेटर को कोई भी रिपोर्ट करनी है किसको करनी है? प्रिंसिपल को करनी है। और फाइनली पूरे स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो प्रिंसिपल को किसको रिपोर्ट करनी है? मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है या डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी है। तो ये सब काम हो गया
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। लेकिन अभी तक तो सिर्फ पोस्ट ही तय हुई है ना। थर्ड, स्टाफिंग, यानी कि मैनेजमेंट या तो डायरेक्टर जिसने स्कूल खोला है वो खुद बनेगा या फिर कुछ रिटायर्ड प्रिंसिपल्स को मिलाकर डायरेक्टर या मैनेजमेंट बनाएगा। उसके बाद नेचुरली बात है उसको कोऑर्डिनेटर की प्रिंसिपल की ज़रूरत है। एक अच्छी वेल क्वालिफाइड पर्सन को प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा और फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करेगा, कोऑर्डिनेटर के नीचे टीचर्स अपॉइंट करेगा और फिर स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन खोल दिया जाएगा। तो ये सब क्या काम हुआ, स्टाफिंग के अंदर हुआ। नंबर फोर्थ, डायरेक्टिंग। अब बिल्डिंग भी बन गई, स्ट्रक्चर भी बन गया, स्टाफ भी अपॉइंट हो गया, टीचर्स भी अपॉइंट हो गए, स्टूडेंट ने भी एडमिशन ले लिया। क्या काम हो गया? नहीं हुआ। अगला काम है डायरेक्टिंग, यानी कि एक टाइम टेबल तय किया जाएगा जिसमें टीचर्स को बताया जाएगा कि किस टीचर को कौन सी क्लास कब लेनी है, किस समय लेनी है। अब टीचर्स को जब वो टाइम टेबल मिलेगा तभी तो टीचर उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा और बच्चों को जो है पर्टिकुलर स्टडी मिलेगी। लेकिन क्या टाइम टेबल बना देने से और टीचर को बता देने से काम पूरा हो जाता है? नहीं। प्रिंसिपल राउंड लेगा, सुपरवाइज करेगा, चेक करेगा कि क्या हर उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में वो टीचर जो है उस पर्टिकुलर रूम में था, क्या सभी टीचर अपनी अपनी क्लास प्रॉपर वे में ले रहे थे। उनको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करेगा अगर उनके में कोई कमी पेशी है। अगर लगता है कि कोई टीचर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या उसको थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उनको मोटिवेट करेगा, उनको लीड करेगा। ये सब काम डायरेक्टिंग में आता है। नंबर फिफ्थ, कंट्रोलिंग। चेक करना कि चलो मान लिया डायरेक्टिंग में कि टाइम टेबल भी पूरा हो गया, टीचर्स भी क्लासरूम में चले गए, स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर पढ़ाई हो रही है? नहीं। अब ये चेक करना कंट्रोलिंग के अंदर, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खुलता है वो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए खुलता है। तो गोल क्या था? स्टूडेंट को बेस्ट एजुकेशन मिलना, स्टूडेंट जो है वो उस एजुकेशन को गेट कर पाएँ, उसको अच्छी तरीके से उनकी नॉलेज पास आउट हो पाए। अब वो चेक करना कि क्या जो टीचर्स है वो वास्तव में रूम में तो चला गया, क्या वो स्टूडेंट को बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा है, उन स्टूडेंट्स को अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर पा रहा है और स्टूडेंट जो है टीचर की नॉलेज को गेट कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। क्या कोई स्टूडेंट बाहर तो नहीं घूम रहा, क्लास से गायब तो नहीं है। तो अगला जो है कंट्रोलिंग एक्टिविटी, यानी कि उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो हमने प्लानिंग की थी क्या वो वास्तव में अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो जो भी कमी पेशी है उसको दूर किया जाए, ठीक किया जाए, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। ये पूरी एक प्रोसेस है और ये लगातार चलती रहेगी। फिर वापस प्लानिंग, फिर वापस ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उन्हें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पे जोर देना पड़ता है और जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है उनको डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चंस आ जाता है, आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए बुक आप वीके पब्लिकेशंस की बुक पूनम गांधी या फिर आर.के. सिंगला, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस पर। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी guliyaniclasses@gmail.com पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।